अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉस चैक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई ने आवाम की जो कमर तोड़ी है, किस तरीके से महंगाई का बोझ आवाम पे पड़ रहा है। चाहे हम बात करें पेट्रोल की, बिजली की कीमतों की, चीनी हो, गोश्त, दूध या कोई भी चीज़ें आप ले लें, इन सब की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें पिसता चला जा रहा है। महंगाई सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। क्या वजूहात हैं, किस वजह से महंगाई बढ़ रही है, आगे क्या लाहे अमल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में आज सीनियर एनालिस्ट मेजर नदीम साहब। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर साहब, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बात करी महंगाई पर, मैं अभी पिछले प्रोग्राम में भी पेट्रोल पर ही बात कर रही थी, लेकिन आज मैंने ये फिर से देखा कि रात में एक नोटिफिकेशन निकलता है, जबकि इमरान खान ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया कि आवाम को रिलीफ पैकेज देंगे, और रिलीफ पैकेज देने के बाद रात के 1-1:30 बजे एक नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें पेट्रोल 8 रुपये महंगा कर दिया जाता है। जब हम सुबह हमारी आंखें खुलती हैं और नींद से बेदार होते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार कल तक जो पेट्रोल की कीमत थी आज उसमें 8 रुपये इजाफा हो गया है। क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखें, आवाम तो इसको पेट्रोल दहशतगर्दी का नाम दे रही मैं भी सुबह पेट्रोल पंप गया हूँ तो पता चला कि रात 3 बजे इन्होंने कोई 8 रुपये समथिंग बढ़ा दिया अचानक। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये रातों रात किस तरह से ये प्राइसेस को जो है ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। दो के इमरान खान साहब ने थोड़ा अर्सा पहले ख़िताब किया, 2-3 दिन पहले वो जो, और उस एहसास प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि जी वो 30% का रिलीफ देंगे गरीब लोगों को, सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और उसी दिन आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर जो है वो 50% प्राइसेस जो हैं उन्होंने बढ़ा दी। तो जब उसी दिन 50% प्राइसेस बढ़ा दी, तो वो जब 30% देंगे तब भी वो प्राइस जो आज की कीमत है उसमें भी 20% का एडिशन हो चुका होगा। तो ये आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। गवर्नमेंट से चीज़ें संभल नहीं रही हैं। इमरान खान साहब के बारे में लोग कहते हैं ठीक है, करप्ट नज़र नहीं आते, नेक नियत भी नज़र आते हैं, लेकिन अभी तक जो ये पता चल रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने करना है क्या है। ठीक है, इनके पास जो इस वक्त माहिर माशियात हैं या इनकी जो टीम है, वो टीम अभी तक फ़ैसला ही नहीं कर पाई है कि उसने करना क्या है। कभी वो फंस जाते हैं कि उनके पास डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है, कभी रुपया डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है, कभी IMF की शराइत वो मनोअन मान लेते हैं, कभी उसमें रुकावट करते हैं। तो उनकी अभी तक जो क़िबला है ना, जिसे कहते हैं ये माशी टीम का, वो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी 3 साल हो गए उन्हें ये सब कुछ करते हुए। आप देखें, पहले इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया कि जी बाहर से लोग जो है पैसे यहाँ रखेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वो यहाँ पे पैसा रखेंगे, डॉलर्स रखेंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, वो सारा पैसा वापस निकल गया। फिर अगेन इनको शॉर्टेज हो गई। डॉलर आप देखिए कहाँ पहुँच गया इस वक्त। कुछ दिन के लिए जैसे ही सऊदी अरब ने पैसे रखवाए, तो अब वही चल रहा है कि हर जगह जो है आप देखें कि वो खैरात पे, मैं इसको वर्ड यूज़ करता हूँ कि बैगर हैं हम, और खैराती इदारे हमारे यहाँ खुल रहे हैं कि जनाब शेल्टर होम्स खोल दिए जाएँ। इंडस्ट्री लगाने के बजाय हम लंगर खाने लगा रहे हैं, जबकि हमें कारखाने लगाने चाहिए। तो ये आजकल का ट्रेंड है कि भाई हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, तो हम ट्रेड भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक चीज़ में आपको पॉजिटिव डायरेक्शन नज़र आ रही है, वो है आपकी एक्सपोर्ट। ठीक है, उसमें काफ़ी 36% का इंक्रीज़ है। टैक्स कलेक्शन के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ है। ये दो एक साइड्स नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम साइड्स पर आप देखें तो गवर्नमेंट का फेलियर ही नज़र आता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ज़ाहिर है हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, दाल चीनी हर चीज़ जो खेत से लेकर जो है वो शहर तक एक बंदे के पास कंज्यूमर तक पहुँचती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। तो ट्रांसपोर्ट जब फ्यूल महंगा हो जाता है, फिर उसकी जो रिफाइनमेंट है, उसकी प्रोसेसिंग है, उन सब में आप देखें मशीनरी इन्वॉल्व है। तो मशीनरी जहाँ है वहाँ चाहे इलेक्ट्रिक से चल रही हो, पीछे अल्टीमेटली उसके जो है फ्यूल है, पेट्रोल है। और जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते हैं तो आप अभी तो प्राइस की इस वक्त क्या पोजीशन है, आप देखें कि आम आदमी इस वक्त सिवाय दाल रोटी के उसके लिए कोई और चीज़ करने की पॉसिबिलिटी, दाल रोटी भी नहीं रही है। टमाटर 95 किलो जो है वो बिक रहा है यहाँ पर। आप अगर बात करें एक गरीब की पहुँच होती है, चलें वो गोश्त तो नहीं खरीद सकता, मुर्गी की कीमतें आसमानों से बातें करी हैं, आप भूल जाएँ बीफ और मटन को कि वो वहाँ तक भी पहुँचेगा। दालों की कीमतें, दूध और आपकी चीनी की कीमतें माशाल्लाह से आसमानों से बातें कर रही हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि अगर वो कहते हैं कि मैंने आवाम को रिलीफ पैकेज दिया है, क्या ये रिलीफ पैकेज है? देखिए, रिलीफ पैकेज ये है कि हर बंदा जो है बिजली का बिल भी दे,
गैस का भी दे, घर में मिट्टी का तेल से अगर वो काम करता है उसके ऊपर भी आप देखें कितनी महंगाई करती है। वो उस बेचारे का तो आपने जीना वैसे ही दोपहर कर दिया है। ठीक है, मिनिमम वेज आपने रखी है 20,000, उस 20,000 में मुझे आप कैलकुलेट कर दीजिए कि कोई इंसान कैसे अपने घर का गुजारा कर सकता है। इसीलिए आप देखें स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, चोरी चकारियाँ बढ़ रही हैं, और एक वक्त अगर इन्होंने इस चीज़ को अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो मैं आपको आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि आवाम अभी तक जो बिल्कुल डेड हुई हुई है, मरी हुई है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतनी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन ये इसमें अगर जान आ गई और ये एक दफ़ा अगर उड़ गए तो फिर ये गवर्नमेंट जो है ना वो खसो खशाक की तरह जो है ना ये बह जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त प्रेशर लोगों पे बहुत बिल्ड हो गया। अभी तक गुजारा कर रहे थे, खैराती इदारे चल रहे थे, लोग कहीं से खाना मांग लेते थे, कहीं से ले लेते थे। अभी जो खैराती इदारे भी हैं तो वो कहीं पहले अगर बिरयानी देते थे तो उसमें अगर आलू डाल देते थे, अब उन्होंने आलू डालना भी बंद कर दिया। अब खाली चावल देना मुश्किल हो गया उनके लिए। ठीक है, तो अब इस वक्त आप बहुत बुरे हाल है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ। गरीब आदमी तो पिस चुका है। आम जो पैसा ऊपर वाला जो तबका है उसके लिए देखें महंगाई की कोई हैसियत ना पहले थी ना अब है। उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई है कि उसके ऊपर जागीरदार, सनतकार, उसके ऊपर हम कोई टैक्स लगाने पे तैयार नहीं हैं। हम जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं जो पहले ही मरा हुआ है। उसमें से भी जो ऊपर का तबका है, ऊपर ग्रेड के लोग हैं, उनको आप इतनी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियाँ दे देते हैं, करोड़ों की उनकी फैसिलिटीज़ है, बेनिफिट्स है, वो तो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है वो तो अब मैं नहीं समझता कि वो इस महंगाई पर सर्वाइव कर सकते। अच्छा, एक और बात, शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी रिलीफ पैकेज और पीटीआई दोनों मुतज़ाद हैं बिल्कुल भी। उन्होंने जो है वो इमरान खान के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, उन्होंने सही मुस्तरद किया है कि आप पहले तो कीमतें बढ़ा दें। ये वही हाल है कि आप सेल के लिए किसी जगह पे दुकान में जाएंगे, जिस सेल लगी है, आप देखें कि वही जो प्राइस उसकी पहले थी उससे उसने पहले तो प्राइसेस जो हैं वो 50% बढ़ा दे और उसके बाद आपसे कहे कि जी आ जाए सेल लगी हुई है 30% कम है उसी में वो। तो ये तो कोई आई वॉश है इसको आप। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास वक्त फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं, हाँ इंतज़ार में ज़रूर है आवाम के शायद कुछ हो जाए। ये जो सनतें लग रही हैं, सुना है कुछ 100 से ज़्यादा सनतें लग रही हैं, हज़ारों सनतें लग रही हैं। अब ये कब डिलीवरेंस करेंगी सनतें, कब जॉब्स लोगों के पास आएंगी? लोग अभी भी बेचारे ज़िंदा हैं, किस तरह है मेरे समझ नहीं आता, लेकिन वो अभी भी जॉब्स मांग रहे हैं कि चाहे 20,000 की हो, चाहे 15,000 की हो, चाहे 25,000 की, हमें जॉब्स दें। तो अल्लाह करे कि ये जो सनतें लग रहे हैं जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते रहते हैं, अगले साल तक ये सनतें लग जाएं और लोग इसमें एम्प्लॉय हो जाएं तो फिर भी चले, कुछ भी है, दाल रोटी या दाल रोटी भी नहीं तो कम से कम खाली रोटी प्याज ही वो खा लेंगे। अब तो दुनिया रोटी प्याज पे आ गई। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत से मेरे पास तरह के लोगों ने शेयर किए हैं कि रोटी भी जो है वो मांगे तांगे की और प्याज लेके तो खाली वो उसके साथ वो रोटी खा रहे हैं। ऐसे ही तो ये बुरा हाल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, मेजर साहब ने बिल्कुल सही तरीके से अभी बताया कि आवाम की जो पहुंच है वो तो बहुत दूर हो गई। मतलब महंगाई सबके लिए है नहीं, वो सिर्फ चंद लोगों के लिए है। अगर आप देखें तो लोग अब वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको महंगाई लग रही है। किनको महंगाई लग रही है इसको मजीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, फिर से आपसे मिलते हैं यहाँ से। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
जद वाली तार मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का ब्रेक के पास वापस हाजिर हो गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मेजर साहब, आप बात कर रहे थे कि लंगर खाने वगैरह बना दिए जाते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन करी होती हैं, वो लोगों को खाना वगैरह खिलाएंगी, लेकिन अगर इसकी बनिस्बत अगर हम देखें तो कोई ऐसे इदारे नहीं बना देने चाहिए जो आप गार्ड देखें वहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल बंदा बैठ कर खा रहा होता है, कुछ ऐसे इदारे नहीं बना देने चाहिए जो कि लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड करें और वो ये जाकर खाना बंद कर दें, और जब तक कमाएंगे नहीं जाहिर सी बात है और ये मसले मसाइल पेश रहेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक चीज़ है, मैंने देखी, आपको भी नज़र आएगी कि पाकिस्तान में लोग खैरात बहुत करते हैं, टैक्स नहीं देंगे लेकिन खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। आप देखें एडी का कितना बड़ा नाम है और दूसरे ये सारे इदारे आपके सामने। तो ये लोग खाने दे रहे हैं, इनको चाहिए कि साथ साथ लोगों को माइक्रो फाइनेंसिंग करें, यानी लोन्स दें। आपने देखा है कि कुछ इदारों ने इस तरह की शुरू की कि रोज़गार के नाम से रक्शे दिए। आप देखें शहर में आप फिरें ना तो आपको रक्शों के पीछे रोज़गार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक NGO है, उसने लोगों को रक्शे दिए कि भैया आप रक्षा चलाएँ, ठीक है, और उससे जो पैसे अर्न करें उससे अपनी फैमिली का पेट पाले, एटलीस्ट देयर इज़ अ जॉब, एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग। वो जितना उसको चलाएंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही वो वापस रिटर्न लेंगे। इसी तरह से तो ये जो आपकी बात है कि इस तरह से इदारों को और कुछ जो हमारे मुल्क के मुखय्यर हज़रात हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको ऐसे इदारे लगाने चाहिए जिसमें इन लोगों को जॉब्स दें। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये गवर्नमेंट कर रही है, उसमें मैंने बताया कि इस गवर्नमेंट के दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि एक तो एक्सपोर्ट बढ़ी। जब एक्सपोर्ट बढ़ती है ना तो उसकी देखा देखी वही एक्सपोर्ट वाले अपनी फैक्ट्रीज़ को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं और भी लगाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त यार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अब उन्होंने फ़ौरी तौर पर कोई नूरियाबाद में ज़मीन ख़रीद रहा है, कोई हाईवे पे ख़रीद रहा है कि यार फैक्ट्री लगानी है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा है और उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं। एक फैक्ट्री भी लगती है तो 100 बंदा उसके अंदर आप देखें उसकी जॉब लगती है। वो 100 बंदा जो है वो अपना रोज़गार हासिल करता है, कुछ ना कुछ चाहे जितनी भी हो वो एटलीस्ट अपना घर चला सकता है घर में बैठ के। तो गवर्नमेंट को चाहिए, आपकी बात बिल्कुल बचा, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इंसेंटिव क्रिएट करे, वो फैक्ट्रीज़, इस तरह की फैक्ट्रीज़ उनको टैक्स फ्री जोन्स बनाएं कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं और उसमें लोग जो हैं वो जॉब्स पे आएँ। ऐसे एरियाज़ बना दें, पहले ये बनते थे, आपने देखा है कि गद्दू नमाज़ई उन्होंने बनाया था एरिया जो टैक्स फ्री था 7 साल के लिए या 11 साल के लिए, उसमें बहुत फैक्ट्रियाँ लगी कि यार अभी फैक्ट्री लगाओ 1-2 साल में और 7-8 साल जो है वो टैक्स फ्री जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करो, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, गवर्नमेंट को सब कमाओ, ख़ुद अपने पास रखो। तो उन्होंने लगाए कारखाने, लोगों के पास बहुत पैसा है अभी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इस तरह के इंसेंटिव देने चाहिए कि वो नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं और लोगों को जॉब्स दें। तो मतलब आप ये समझते हैं कि अगर लोगों को इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो खाना खिलाना बंद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो खुद से कमाने लगेंगे और खुद से जो है वो खर्चा उठाने लगेंगे अपने घर का। जी बिल्कुल, खाना मैं बंद करने के हक में तो नहीं हूँ, क्योंकि लोगों की जो ज़कात निकलती है, जो इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ सनतकार और जागीरदार, ये लोग ज़कात निकालते हैं ईमानदारी से, वो ज़कात जाती है तो उसमें ज़ाहिर है उससे ये वेलफेयर के काम ही किए जा सकते हैं, जैसे खाना पीना ये चलता है। तो आप नहीं समझते कि अगर हम इनको बिठा के खिलाएंगे तो इनकी आदत ख़राब हो जाएगी कि वो काम नहीं करेंगे, फिर वो कहेंगे 3 वक्त की रोटी तो मिल रही है क्यों करें काम? नहीं, बिठा के देखें, कोई भी खाली खाना ही ज़िंदगी नहीं है, लोगों की बीवियाँ होती हैं, बच्चे हैं,
ٹھیک ہے, وہ سب فیملی کے ساتھ نہیں آتے کھانے آپ روڈوں کے اوپر. مزدور طبقہ ہے, سیکیورٹی گارڈز ہیں, یہ بیچارے بیٹھ کے وہیں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی سیلری 12,000 ہے, 15,000 ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ 15,000 میں وہ کیسے کھانا کھائے گا؟ وہ جاتا ہے اور جا کے تو وہاں پہ اس طرح کی NGOs کے پاس ٹھیک ہے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں کہ کوئی لوگ ایکسکلوسیولی اور تمام چیزیں چھوڑ کے خالی اسی کھانے کو 3 ٹائم کھا لیتے ہیں اور پھر وہیں پڑھ کے سو جاتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو شہر میں بہت کم. یہ تو پھر ان لوگوں کی غفلت ہوئی نا, جو کہ ان کی سیلریز جو ہے وہ بڑھاتے نہیں ہیں. انکریز اگر ان کی سیلریز کرتے ہیں تو ان کو نوبت نہ ہے کہ وہ کہیں اور جا کے کھانا کھائیں. دیکھیں, آپ بھی اس معاشرے میں رہتی ہیں, میں بھی رہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے صنعت کار ہیں ان کے جو گھر دیکھ لیں, ان کے جو لوکیلٹی دیکھ لیں, چاہے وہ سیکیورٹی کمپنیوں کے ہوں, جیسے میں فوج میں ہوں تو سیکیورٹی کمپنی میرے دوستوں یاروں کی بہت ساری ہیں, ان سب کے ولا پہ ولا جو ہے ڈیفینس کے اندر بن رہے ہیں, 25-25 کروڑ کا گھر لے رہے ہیں. لیکن جو ان کا گارڈ ہے وہ خودکشیاں کر رہا ہے, جو لیبر ہے وہ مر رہی ہے. صنعت کاروں کے پاس انڈسٹری کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ ابھی ایک انڈسٹری تھی, اس سے کمایا جناب 1 ارب روپے کی ایک اور انڈسٹری لگا رہا ہے. لیکن اس کے اندر جو بندہ اس کے پاس 20 سال سے 30 سال سے کام کر رہا ہے, اس کی اس وقت بھی سیلری جو ہے آپ دیکھیں گی کہ وہی ہے, اور وہ بیچارہ مر رہا ہے. جو منیمم ویج بھی گورنمنٹ مقرر کرتی ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے وہ بھی انہیں نہ دیں, اور میکسیمم ان سے کام لے لیں کہ انہیں سانس لینے کی بھی فرصت نہ ہو. باہر نہیں جا سکتا ہے, ادھر نہیں جا سکتا, یہ نہیں دیں گے, وہ نہیں دیں گے. ٹیکس بھی بچاتے ہیں. تو ان کے آپ اماؤنٹ چیک کریں نا, کہ ان کے گھروں کو جا کے دیکھیں, ان کی جائیداد دیکھیں, ان کا بینک بیلنس دیکھیں. وہ تو ایک سال کے اندر کروڑوں کما رہے ہیں, ایک مہینے میں کروڑوں کی انکم ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کوڑیوں کی انکم ہے جو لیبر کلاس ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس ان سے لیں, ان پر ٹیکس لگائیں کہ ان کی جائیداد کے حساب سے, اتنے بڑے بینگلو کے حساب سے ہر بینگلو پر ٹیکس لگا دیں. جو 12 کروڑ کا بینگلو ہے, جو 10 کروڑ کا بینگلو, اس پہ لگائیں نا ٹیکس. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ آپ بھی تو جا کے پوچھ لیں ڈیفینس میں کہ کون سے گھر کی کیا قیمت ہے, آپ کو ہی پتا ہے, کروڑوں میں چل رہی ہے. تو ان کو ٹیکس لگانے پہ کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ سب با اثر لوگ ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ابھی بھی اس ملک کا نظام سیدھا نہیں ہو تو یہ ملک ایک انقلاب کی طرف, خونی انقلاب کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ اوپر والے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب زیادتیاں کر رہے ہیں, وہ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, بڑی چیریٹیاں دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن اپنی فیکٹریوں میں, اپنے علاقوں میں انہیں نظر نہیں آتا کہ لوگ کس طرح سے پس رہے ہیں. وہ صبح سے لے کے 12 16 گھنٹے ان سے کام لے رہے ہیں, ان کی کوئی زندگی نہیں ہے, وہ وہیں رہتے ہیں, وہیں کھاتے ہیں, نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے, وہیں سے پیسے بھیج دیتے ہیں. یہ سب جیسے اغوا کار, اور جو آپ پہلے سنتے تھے کہ اس طرح سے جو لوگ چلاتے تھے کہ لوگوں کو اغوا کر کے, اور ان سے فرعون نے جس طرح سے بنی اسرائیل کو پکڑ کے ان سے بیگار لیتے تھے, تو پہلے بیگار کیمپ ہوتے تھے. آج بھی تو یہ بیگار کیمپوں کی نئی شکل ہے, جہاں وہ غلاموں کی طرح ان کو رکھتے ہیں. بس تو ان کو کچھ نہیں دیتے. ان کی حالتیں دیکھیں, آپ چلے جائیں کسی فیکٹری میں چلے جائیں, کسی انڈسٹری میں چلے جائیں, جا کے ذرا دیکھیں نا سیلری اسٹرکچر کیا ہے, اور ان کا جو بھی اونر ہوگا اس کا پروفٹ کیا ہے, مارجن کیا ہے, اس کا گھر کہاں ہے, اس کے پاس گاڑیاں کون سی ہیں, اس کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو آپ روڈ پہ چلتا ہوا بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ وہ کس گھر میں رہ رہا ہے, اس کی کیا قیمت ہے, اس کے بچے صبح کس اسکول میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا ڈریسنگ ہی بتا دیتا دیکھ کے آپ جج کر لیں. اس کی گھر میں باہر گاڑیاں کون سی کھڑی ہیں, کتنے ڈرائیور ہیں, کتنے. آپ اس کے ڈرائیور کی بھی سیلری جا کے پوچھیں گے نا, چاہے جتنا بڑا صنعت کار ہوگا. آپ سمجھتے ہوں گے صنعت کار کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے تو اس کی بڑی سیلری ہوگی. جی یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو جناب پرائم منسٹر کے ساتھ پھرتا ہے, تو اس کی سیلری وہی ہوگی 25,000 15,000 20,000. اس کے باہر جو گیٹ کے باہر چوکیدار کھڑا ہوگا وہ ساری زندگی اپنے بیوی بچوں سے شاید چھٹیوں پہ جا کے ملتا رہا ہوگا, اور وہ وہیں رہتا رہا ہوگا, اور اس کو بابا جی بھی کہتے ہوں گے. بابا جی بہت اچھا ہے کیونکہ ان کی گھر کے باہر گارڈ کرتا ہے. لیکن بابا جی کی سیلری پوچھیں گے تو بابا جی کی سیلری وہی ہوگی 15,000 20,000 22,000. ٹھیک ہے, اور بابا جی کو بہت ہوا تو وہ 3 ٹائم کا کھانا دے دیتے ہوں گے جو گھر میں بچ جاتا ہے. وہ بڑا احسان کر کے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, ہم تو اب وہ کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں. اس طرح سے بولتے ہیں ان کے الفاظ ہیں, لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا اماؤنٹ خود ایسے گھسیٹ لیتے ہیں, اور اس میں سے جو نمک رہ جاتا ہے وہ اس کا وہ سائٹ کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات کی. اگر آپ نے بات کی تھی کہ اوپر والوں کی بات کی, لیکن اس اوپر والوں میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو غیر قانونی تجاوزات بناتے ہیں, اور پتہ نہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیسے دے دیتی ہے نقشوں کی اجازت, اور وہ نقشے پاس ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کا جو ہے وہ ایک بڑی سی بلڈنگ تیار ہوتی ہے. اگلی صبح جب آپ سو
कर उठते हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि जी सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, इसको मस्मार कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की गैर कानूनी बिल्डिंग्स को आखिर इजाज़त कैसे मिल जाती है? अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट एक शाया की हुई है कि ये लीगल इलीगल हैं, इनमें पैसा इन्वेस्ट ना करें। बहुत आसान की बात है, उन्होंने बता दिया, बड़ा आसान किया। लेकिन आप या मैं बाहर अगर चले जाए ना और जाकर इस रोड पर खाली एक खड्डा भी बना दे ना, तो आप देखेंगे कि 10 एजेंसी आ जाएंगी आपको पकड़ने के लिए कि जनाब कार खैर में मुदाखलत की है, रोड में खड्डा किया है इन्होंने, इसमें सलाख गाड़ी है, टेंट लगाने की कोशिश की, रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, आप अरेस्ट है, आप पे ये FIR है, आप पे ये रिपोर्ट है, फला थाने की, KDA की, नैब की, FIA की। लिस्ट तो दे रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, उनको पकड़ नहीं रहे, काम उनका उसी तरह से जारी है। आपको बोल रहे हैं आप मत जाइएगा, आप उधर नहीं जाइएगा, वो इलीगल काम हो रहा है। भाई इलीगल हो रहा है तो व्हाई यू आर नॉट स्टॉपिंग इट? इलीगल काम आपकी पुलिस का है, कैसे पास किया उसके? आपकी पुलिस के, फिर आप उसे खुद NOC दे रहे हैं, आप उनके नक्शे पास कर रहे हैं, ठीक है। सारा जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आप देखें एक बंदा पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करता है, कितनी मुश्किलों से लोगों की नींदें उड़ गई होंगी, अपने बच्चों को लेके किधर गए होंगे मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं वो बेखौफ हो चुके हैं। बहरहाल हो सकता है उनकी कोई और सोच की डायमेंशन हो, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने भी कोई बेखौफ अल्लाह ताला की लाठी से कोई हो सकता है जो इतनी बड़ी ज़्यादती करे, तो शायद कोई और डायमेंशन देख रहे हैं वो। लेकिन बज़ाहिर आप देखिए कि जिसके घर, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से, आपको पता है कि प्रॉपर्टी बनाना पाकिस्तान में कितना मुश्किल काम है। पूरी ज़िंदगी की एक मिडिल क्लास अगर घर बना लेता है, आप उसे 2 मिनट में मस्मार कर दें और उसको पैसे भी देने वाला कोई ना हो, इससे पहले कि आप उन सबको पकड़ें कि लाओ फला बंदा इस चेन में जो था, जो सबसे पहले जिसने ये ऑफिस बनाया था, सबसे पहले जिसने ये इसका NOC दिया था, जिसने इसकी इलेक्शन पास किया था, इन सबको लाओ, सब सामने मौजूद है, सबके नाम मौजूद हैं, उनको कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है। मैं और आप तो जाके, अब मैं और आप किधर खरीदेंगे घर? हम जाएंगे तो ये देखेंगे भाई NOC है, हाँ जी गवर्नमेंट की NOC है, तो फिर तो अच्छा भाई लीज है, ये जी गवर्नमेंट ने लीज दी है, आप 99 साल यहाँ रह सकते भाई। उसके बाद भी मैं जब वो बना लूँगा, अगर लाखों रुपए जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जमा पूंजी की, किसी ने अपना जेवर बेचा, किसी औरत ने अपनी बीवी का जेवर बेचा, किसी ने अपनी सारी जमा ज़िंदगी भर पेट काटा, बीसियाँ कमेटियाँ डाली, उसके बाद अगर वो कोई 60 गज़ का 80 गज़ का घर बना लेता है या बेचारा 120 गज़ का, तो सारा जो जुल्म है या तूफ़ान है वो भी उसके घर पे टूटता है कि उसका घर तोड़ दो, तबाह कर दो। और भाई आप बड़े से बड़े घरों में चले जाएं, आप डिफेंस में जाएं, देखें बाहर क्या क्या उन्होंने इंक्रोचमेंट नहीं की हुई है, टेंटें लगाए हुए हैं, और कमरे बनाए हुए हैं सिक्योरिटी गार्डों के लिए, ठीक है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नुकसान पे जो जुल्म जिस पे हो रहा है वो बेचारा गरीब आदमी है कि इसका घर गिरा दो, उसका घर गिरा दो, ये और भाई उनको पहले पैसे तो दिलाओ, ठीक है, और वो भी मार्केट रेट पे दिलाओ ना। 10 साल पहले जो मैंने के घर लिया, आज वो मैं किधर जाऊंगा? खुदा के वास्ते या तो उनको दूसरा घर दिलाओ कि दूसरा घर दो, ये यहाँ से उधर शिफ्ट होते हैं, उसको गिराओ। थैंक यू सो मच मेजर साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट मेजर नदीम साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ी और महंगाई सबके लिए है भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं गैर कानूनी तजावुज़ात की, तो नस्ला टावर पे अगर मैं बात करूं तो 44 ख़ानदान हैं जो बेघर होंगे, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन है उन्होंने जो निकाला है, उन्होंने जो ऑर्डर जारी किए हैं कि हमें इसको मस्मार करना है। 27 अक्टूबर के बाद से उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे। अब देखते हैं कि नस्ला टावर किस करवट बैठता है, उसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, नस्ला टावर टूटता है या नहीं टूटता। लेकिन सिंध हाई कोर्ट जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, आपको पता है उस पर तो अमल दरामद लाजमी ही होना होता है। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक, साथ ही साथ हमारे OPTV के चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।